हेलो, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से सभी शेयरियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी को दिमाग में छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, घोट कर पी जाइए, क्योंकि साथियों सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने साथियों के साथ, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, साथियों उन सभी को शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। और साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो अंत में लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन, टिन, क्रोमियम या फिर एल्यूमिनियम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। साथियों, क्रोमियम की मात्रा लगभग 10% होती है, जबकि इसमें 0.25% कार्बन और लगभग 0.35% मैग्नीज, और जो बाकी बचता है वह होता है आयरन। साथियों, इससे शल्य चिकित्सा के औजार, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं। फूल, फल, जड़ या फिर तना। बताइए साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना। हल्दी उसके तने से प्राप्त होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु को गर्म करने से उसका विस्तारण होता है, जिसके कारण पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और साथियों, ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पदार्थ का घनत्व घट जाता है। साथियों, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसका विस्तारण होता है, अर्थात उसका एक्सपेंशन, उसका फैलाव होता है। और फैलाव होने पर साथियों उसका जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वह घट जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब हवाएं जब नीचे रहती है, ठंडी रहती है, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो साथियों हवाएं गर्म होकर हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है और उसके बाद वर्षा होती है। तो साथियों इसी प्रकार से जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वह फैलाव के साथ साथ हल्की हो जाती है, और साथ ही साथ उसका डेंसिटी, घनत्व भी घट जाता है। याद रखिएगा साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। बाबा रामदेव, महर्षि पतंजलि, योगी गोरखनाथ या फिर शंकराचार्य। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका सही आंसर जानते होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगा। बताइए दोस्तों, किसने कहा था। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। बताइए दोस्तों। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी या फिर अबुल फजल। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। और दोस्तों यह पुस्तक 7 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद लिखी गई थी और यह 3 जिल्दों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा मुगल काल के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आया है। नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या फिर हैदराबाद। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। और दोस्तों आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से किसी बच्चे से संबंधित पत्रक द्वंद्व को समाप्त करने की घटनाओं का पता लगाने आदि का कार्य सफलतापूर्वक किया जाता है। दोस्तों यह, इसको मिटा लीजिए। किसी भी द्वंद्व को या फिर किसी भी लड़ाई को समाप्त करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। डायनमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर, थर्मोपाइल या फिर सौर सेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। और सौर सेल को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो साथियों सौर सेल को ऊर्जा मिलती है सूर्य के प्रकाश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है। साथियों कई परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। और साथियों इसका प्रयोग विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में भी होता है, जो कि बेहोशी के रूप में प्रयोग लाई जाती है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। बताइए साथियों। ईथेन, नाइट्रोजन, मीथेन
या फिर उपरोक्त सभी? कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। साथियों, अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि सिर्फ मीथेन होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें इथेन, नाइट्रोजन, मीथेन अर्थात ये सभी पाए जाते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों, समय का अभाव है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? हिल्सा, गैम्बूशिया, लेबियो या फिर मिस्टस? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैम्बूशिया। मच्छरों के अंडे, लार्वा, पानी में जमने वाली काई, पानी में मृत जीव, हाइड्रिला पौधे इनका भोजन होते हैं। इसलिए जहाँ पर भी मच्छरों के अंडे व लार्वा दिखाई दे, वहाँ पानी में इस मछली को छोड़ देने पर मलेरिया नामक रोग की रोकथाम में मदद मिलती है। याद रखिए, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग जो मछली होती है वह होती है गैम्बूशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कृमि या फिर फफूंद से? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु, जो कि HIV नाम का एक विषाणु होता है, उसी के द्वारा एड्स फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या फिर झांसी? साथियों, सभी जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में, जो कि सन 2002 में उद्घाटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस से संबंधित है? ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से, रुहेलखंड से या फिर अवध से? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभूमि से। और यह एक घड़ा नृत्य है। इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नाचा जाता है, अर्थात नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम अंकित हुआ था? खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन शाह। चलिए साथियों, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। और साथियों, वीडियो यदि अच्छी लग रही तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई, जीजाबाई, राजाराम या फिर संभाजी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। उसने रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ आदि जिलों को मुगलों से जीत लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापत्तनम? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। साथियों, चेन्नई भारत का एकमात्र खुला सागरीय बंदरगाह है। और जहाँ तक विशाखापत्तनम की बात है साथियों, यह सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा सागर स्थित है? साथियों, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस सागर को। यह एक प्रकार की झील है। लाल सागर, भूमध्य सागर, पीला सागर या फिर अरल सागर? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरल सागर, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों देखिए, आप डायग्राम को देखें ध्यान से। 1973 में कितनी बड़ी थी, उसके बाद 87 में कैसी हुई, बाद फिर कैसी हुई, 2004 में कितनी छोटी हो गई, और फिर ये, और आज की स्थिति ये है। साथियों, इसका सारा पानी रूस पी गया, अर्थात दिन प्रतिदिन रूस से पानी निकाले जाने के कारण इसके पानी में घटती संख्या होती रही। कहने का मतलब है कि पानी की संख्या घटती रही और आज यह सूखने की कगार पर है। याद रखिए साथियों, कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है साथियों? अस्ताना। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या फिर कालाहारी? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार। साथियों, थार मरुस्थल जो कि भारत पाकिस्तान में है, यह संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। कालाहारी की बात करें तो साथियों, कालाहारी ये अफ्रीका महाद्वीप में नीचे की तरफ है यहाँ पर। साथियों, इसमें यह बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों की सीमा के साथ लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और जहाँ तक गोबी की बात है साथियों, गोबी ये मंगोलिया चाइना में है और सहारा इधर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में ये सहारा का पार्ट है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आज का प्रश्न है आपके लिए। आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का क्या नाम है। साथियों, यदि आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ अपने प्रश्न का सही जवाब लिखिए। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपके पास और क्या सुझाव है, ताकि हम वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं। और जो प्रश्न का जवाब अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका राइट आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही साथ वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेना। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।